जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हार्दिक स्वागत है आपका इस एक और वीडियो में। और ये वीडियो भी आपको पता ही है कि जो अभी हमारा क्रम चल रहा है, हमारा संदर्भ चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमारी भविष्यवाणी उससे संबंधित है। मित्रों, इस भविष्यवाणी के अंतर्गत एक एक सीट का आकलन हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का हम आपके सामने बहुत पहले, 1.25 महीने से भी पहले रख चुके हैं। ये जो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं, इसमें तो हम संबंधित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की चुनिंदा यानी चुनी हुई लोकसभा सीटों की रोचक चर्चा कुछ अन्य तथ्यों के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद, आभार कि हमारी इस चुनावी भविष्यवाणी को आप बहुत पसंद करते हैं। आपकी जो हमें प्रतिक्रियाएं मिली हैं अति उत्साहवर्धक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो अपना अपनत्व, अपना जुड़ाव हमारी भविष्यवाणी से बताया है, हम कृतकृत्य हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, ये निवेदन कर दें कि यदि अब भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से अभी तो आपको जो चुनावी भविष्यवाणियां हैं या जो विश्लेषण है या जो समीक्षा है वो मिलती रहेगी। आप लाइव में भी हमारे साथ त्वरित भाव से जुड़ सकेंगे। चुनाव जब जब होंगे या चुनाव के बीच में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक भविष्यवाणियां मिलेंगी, प्रादेशिक भविष्यवाणियां मिलेंगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जीवनोपयोगी अंक ज्योतिष, उसका विश्लेषण, उसके विभिन्न रूप और विभिन्न उपाय भी आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से देते रहेंगे। बीच बीच में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न भी आमंत्रित करेंगे, और वो भी निःशुल्क। तो इसलिए ये चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हार्दिक स्वागत के बाद आदरणीय मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की कुछ सीटों की बात करने जा रहे हैं। मित्रों, ये भी निवेदन कर रहे हैं कि हम ऐसा यानी कि एक एक सीट का आकलन, सीटवार भविष्यवाणी का काम नवंबर दिसंबर 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय से करते आ रहे हैं। यानी हमें लगभग 20.5 वर्ष हो रहे हैं। और जहां तक रहा सवाल अंक ज्योतिष के क्षेत्र में अभ्यासरत होने का, तो हमें ऐसा करते हुए 35 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। 36वां वर्ष अंक ज्योतिष की सेवा करते हुए, इसमें अभ्यासरत रहते हुए हमें होने जा रहा है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही होगा कि 4 लोकसभा सीटें हैं। अगर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो मंडी और शिमला, ये 2 लोकसभा सीटें हैं कांग्रेस की मानी जाती हैं, कांग्रेस के दबदबे वाली। और इसमें भी मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के ज़्यादा दबदबे वाली अब तक रही है। हाँ, हमीरपुर और कांगड़ा की बात करें तो ये 2 सीटें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली है। अब 4 ही सीटें हैं तो चारों ही सीटों की बात कर लेते हैं। यहाँ जो सबसे पहली सीट है वो है कांगड़ा। देखिए, बात ये बन पड़ी है कि कांगड़ा जो है ये अपने आप में अधिक अनुकूलता भाजपा से रखती है। अभी थोड़ा पीछे का इतिहास उठाकर देखेंगे तो भी ये सीट भाजपा के साथ रही है। हमारी गणना जब पूरी हुई 17 अप्रैल 2024 को, और वो भी शाम 5 बजे से पहले पहले, जो जितनी
सभी 543 सीटें हमने उनका आकलन पूरा करके वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दिए और ये सारी भविष्यवाणी पूरी कर दी। वो इसीलिए कि 17 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे बाद में निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुरूप इस तरीके की कोई भी भविष्यवाणी या आकलन या सर्वे या पोल नहीं किया जा सकता 1 जून शाम 5 बजे तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान। इसलिए हमने उस समय किया 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक यहाँ कांगड़ा में भाजपा का ही प्रत्याशी घोषित हुआ था और वे हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज। अब कांग्रेस ने तब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, बाद में घोषित किया, उसको भी हमने आकलित किया है, लेकिन वो भविष्यवाणी, संशोधित भविष्यवाणी या जो भी है, हम वो नहीं रख सकते क्योंकि वो नई भविष्यवाणी होगी और निर्वाचन आयोग के आदेश का उल्लंघन होगा। तो हमने राजीव भारद्वाज और भाजपा के अंकों की गणना की और कांग्रेस के अंकों की गणना की। वो जो परिणाम मिला वही परिणाम हमें अब भी दिख रहा है। अब भी उसमें हमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस परिणाम के मुताबिक डॉक्टर राजीव भारद्वाज, जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे हिसाब से ये सीट जीतेंगे। कांगड़ा ये जीतेंगे। कांग्रेस और उसके प्रत्याशी को यहां से पराजय का सामना करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कांगड़ा लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की ये भाजपा के कब्जे में बनी रहेगी। हालांकि भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया है। अब चेहरा बदलने की बात आई तो पिछली बार यानी 2019 में यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ चेहरे और पिछली सरकार में कपड़ा मंत्री रहे किशन कपूर और युवा चेहरे त्रिलोक कपूर के बीच में टिकट का भागादौड़ी का खेल हुआ कि कौन टिकट ले आएगा। उस समय टिकट का पलड़ा गया, भारी हुआ किशन कपूर वरिष्ठ नेता के खाते में और त्रिलोक कपूर को निराश होकर बैठना पड़ा। वो इस उम्मीद में थे कि कोई बात नहीं, अगली बार हमें टिकट मिलेगा, लेकिन इस बार भी त्रिलोक कपूर की जगह डॉक्टर राजीव भारद्वाज को दिया। तो भाजपा ने अपना चेहरा तो बदला, लेकिन चेहरा बदल कर भी हमारे हिसाब से वो ये सीट जीतने जा रही है। मंडी, इस बार मंडी में राजनीतिक गर्मी की मंडी लगी है और राजनीतिक गर्मी ही नहीं, बयानों की भी। और जो बयान देखने में सुनने में आ रहे हैं उसमें बहुत ओछापन आ गया है। मंडी के चुनाव में बयानों का स्तर बहुत नीचा आ गया है। तू मैं की भाषा जिसकी राजनीति में कोई जगह नहीं है वो काम में ली जा रही है और खासकर भाजपा प्रत्याशी कंगना राणावत की तरफ से बिल्कुल बेलगाम होकर बोल रही है। न तो मन का नियंत्रण है उनकी बोली पर, न मस्तिष्क का नियंत्रण है, न उनके आला कमान का नियंत्रण है, कोई अंकुश नहीं है। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए राजनीति में सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रही है। तो उनके बयानों के तू मैं तू तड़ा के बयानों के कारण से बहुत घटिया स्तर पर राजनीति का चुनाव, ये जो चुनावी राजनीति, चुनावी लड़ाई है मंडी में वो आ गई है। लोकतंत्र के लिए तो चिंताजनक बात है ही। ये भाषा, अमर्यादित टिप्पणियां, इनके लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सर्वोत्तम उदाहरण है कि भाजपा और कम्युनिस्ट एक दूसरे के घोर विरोधी है, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी और वरिष्ठ नेताओं ने कभी भी इंद्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी, हरकिशन सिंह सुरजीत या दूसरे कम्युनिस्ट नेताओं के प्रति या उन्होंने इनके प्रति कभी भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। खैर ये दुखद बात है, पर ज्योतिषीय गणना की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं और हिमाचल की राजनीति के गॉडफादर जो कहे जाते थे, वीरभद्र सिंह, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, उनके सुपुत्र हैं। पिछली बार जब 2019 के बाद में यहाँ उपचुनाव की नौबत आई तो वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी यहाँ से जीती, लेकिन इस बार उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ से मैदान में उतारा है। विक्रमादित्य सिंह और कंगना राणावत के बीच में देखा जाए तो लड़ाई तो अंक ज्योतिष के हिसाब से बहुत तगड़ी बन पड़ी है। धरातल की खबरें भी ये कह रही है कि दोनों के बीच में संघर्ष अच्छा है, लेकिन स्वाभाविक बात है ना, कितनी निकट की लड़ाई हो, कितना ही संघर्ष अच्छा हो, भाई जीतेगा तो एक ही, दोनों तो जीत नहीं सकते।
तो जो अंततोगत्वा विजय का परिणाम है वो हमारे हिसाब से जाएगा विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में, और विक्रमादित्य सिंह ये सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। और कंगना रणावत को अपने राजनीतिक करियर के आरंभ में ही ये बड़ा झटका, पराजय का झटका लगेगा, और भाजपा को ये सीट हालांकि उपचुनाव में खो दी थी, लेकिन अब वापस मिलना भी दिख नहीं रहा है। भाजपा ये सीट नहीं ले पाएगी। शिमला की बात करें तो तुलनात्मक रूप से शिमला वैसे कांग्रेसी सीट है। 2004 से पहले इसका नाम शिमला था, अंग्रेजी में SIMLA, हिंदी में तो शिमला ही था, शंकर वाला शहर। और बाद में 2004 में इसका नाम यानी अंग्रेजी वर्तनी बदलकर, नाम नहीं बल्कि वर्तनी बदलकर शिमला SHIMLA ये कर दिया गया। तो हिंदी नाम के साथ न्याय हो गया। यहाँ से कांग्रेस के धनीराम शांडिल पिछली बार मैदान में थे और सुरेश कुमार कश्यप भाजपा के मैदान में थे। तो भाजपा ने पिछली बार चारों ही सीटें जीती थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ से सुरेश कुमार कश्यप जीते थे। अब सुरेश कुमार कश्यप फिर से मैदान में हैं भाजपा प्रत्याशी के रूप में, और पिछली बार इन्होंने लगभग 3.25 लाख वोटों से यहां विजय प्राप्त की थी। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। अब देखते हैं इस बार क्या रहता है। तो सुरेश कुमार कश्यप और यहां कांग्रेस से इस बार विधायक विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारा गया है। विनोद सुल्तानपुरी के परिवार में उनके पिताजी खुद कई बार इस सीट से सांसद रहे हैं। तो ये हवाई प्रत्याशी नहीं है विनोद सुल्तानपुरी, ठोस प्रत्याशी है। इतने ठोस हैं कि भाजपा हाईकमान और प्रत्याशी के लिए इनकी चुनौती चिंताजनक बन गई। लेकिन अंक गणित की अगर बात करें, अंक ज्योतिष के गणित की अगर बात करें, तो यहां विनोद सुल्तानपुरी पिछड़ते दिख रहे हैं और ये सीट ले जाएंगे एक बार फिर से सुरेश कुमार कश्यप, यानी भाजपा शिमला की सीट जीतेगी। अब देखिए यहां पर बात हमने शिमला की कर ली, हमीरपुर एक और रह गया। तो हमीरपुर से पिछले कुछ चुनावों से भाजपा का युवा चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल साहब, प्रेम कुमार धूमल, इनके बड़े सुपुत्र अनुराग ठाकुर, जिनका पूरा नाम अनुराग सिंह ठाकुर है, वे मैदान में हैं। अनुराग ठाकुर एक ऊर्जावान व्यक्तित्व है, ऊर्जावान मंत्री हैं, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी प्रभावी थे, मंत्री के रूप में भी प्रभावी हैं, मोदी और आला कमान के चहेते हैं अपनी परफॉर्मेंस और अपने प्रदर्शन के कारण। इस बार फिर मैदान में है। अनुराग ठाकुर ने पिछली बार 7.25 लाख मतों से यहां विजय प्राप्त की थी, 6,82,692, रिकॉर्ड तोड़ बात थी ये। अब उनके सामने कांग्रेस का प्रत्याशी बाद में घोषित हुआ हमारी गणना हो जाने के, यानी 17 अप्रैल के बाद में। तो हमने यहाँ से अनुराग सिंह ठाकुर के अंक, भाजपा के अंक और कांग्रेस के अंक लिए और वो भविष्यवाणी तैयार हुई। उसके हिसाब से अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर जीतेंगे, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस को हारना पड़ेगा। और रहा सवाल ये कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब वो प्रत्याशी के साथ गणना करके देखें तो वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ सकती, पर आपको इतना अवश्य बता सकते हैं कि प्रत्याशी के, कांग्रेस के प्रत्याशी उसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ गणना करके भी देखें तो ये भविष्यवाणी अप्रभावित रह रही है, यानी निर्णय वही रहना है कि अनुराग सिंह ठाकुर जीतेंगे। तो मित्रों, इस बार मिशन 4 भाजपा का जो हिमाचल प्रदेश में है वो खंडित होता दिख रहा है, क्योंकि कांगड़ा, हमीरपुर और साथ ही साथ में शिमला, ये 3 सीटें तो भाजपा जीतती दिख रही है, बल्कि जीत जाएगी, लेकिन मंडी हार जाएगी। मंडी की बोली में भाजपा पिछड़ जाएगी और कंगना रणावत हारेगी और वहां से विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे और वो एकमात्र सीट होगी जो कांग्रेस को मिलेगी। मित्रों, ये तो बात रही इसकी। अब हम बात करते हैं पंजाब की चुनिंदा सीटों की। पंजाब में क्या है? पंजाब में कुल मिलाकर 13 लोकसभा सीटें हैं।
पिछली बार 8 कांग्रेस ने जीती थी और 2 भाजपा ने, ठीक है। और बाकी 3 सीटें जो हैं वो बंट गई आम आदमी पार्टी में और शिरोमणि अकाली दल में। अब ये दशकों बाद पहला अवसर है कि जब यहां पर शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस, ठीक है, और आम आदमी पार्टी के रूप में 4-4 कोण हैं चुनावी लड़ाई में। असल में क्या है कि अखिल भारतीय स्तर पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है इंडिया गठबंधन के सहभागियों के रूप में, लेकिन पंजाब में ये गवारा नहीं हुआ दोनों को ही, क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी मानती है कि उसका कब्जा है तो सारी सीटों पर उसका हक है, और कांग्रेस ये मानती है हमने पिछली बार 8 सीटें जीती, सबसे ज्यादा तो हमारा हक बनता है। तो हक किसी ने नहीं छोड़ा, आपस में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनी नहीं, परिणाम स्वरूप दोनों ही अलग अलग मैदान में हैं। ठीक वैसे जैसे कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच में इंडिया गठबंधन के नाते तो सीटों का बंटवारा पूरे देश में हुआ, लेकिन केरल में ये आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में भी साथ आ गए, लेकिन केरल में आमने सामने है एलडीएफ और यूडीएफ। अस्तित्व का प्रश्न है भाई। दिल्ली में हालांकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 3 सीटें 7 में से बांट ली, 3 कांग्रेस लड़ रही है और 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अब पंजाब में जहां तक मामला है तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुरदासपुर की। पहले विनोद खन्ना यहां से जीतते रहे, उसके बाद में यहां से पिछली बार फिल्म अभिनेता सनी देओल वे जीते। इस बार उन्होंने समय रहते ही कह दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उनकी जगह पर यहां के एक लोकल चेहरे, स्थानीय चेहरे दिनेश सिंह बब्बू को भाजपा ने मैदान में उतारा। अब बब्बू के सामने हमारी गणना तक अकाली दल ने उतारा कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के अमनेश्वर सिंह शहरी कलसी और अकालियों के प्रत्याशी जलजीत सिंह चीमा मैदान में थे। कांग्रेस के प्रत्याशी तब तक मैदान में नहीं आए, इसलिए पार्टी के अंक लिए। और ये गणना बताती है कि आम आदमी पार्टी के अमनेश्वर सिंह शहरी कलसी जीत सकते हैं। मतलब ये कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद यहां से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, इस सीट उसके हाथ से निकल जाएगी। अमृतसर एक बहुत अलग प्रकार की सीट है। यहाँ 2014 में जब मोदी की माला जपी जा रही थी पूरे देश में, और इधर बादलों की सरकार थी, बादलों का मतलब शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, वो आम बोलचाल में बादलों कहते हैं, लेकिन बादल पिता पुत्र की सरकार थी। और कहा जाता है कि उन्होंने अरुण जेटली से ये कहा था कि भाई आप तो पर्चा भर दो, चुनाव का जितवा देंगे हम। और इधर मोदी का नाम पूरा देश जप रहा था, तो मोदी के निकटतम प्रियतम मित्र अरुण जेटली तो ये लगा रहा था कि भाई ये तो सीधे सपाट जंग से जीत ही जाएंगे, लेकिन अमरिंदर सिंह जो कि तब कांग्रेसी हुआ करते थे, अब तो भाजपा ही है, उनके सामने अरुण जेटली हार गए, जीत नहीं पाए। पूरे देश में मोदी की आंधी चली, तूफान चला, लेकिन उन्हीं के खास आदमी अरुण जेटली अमृतसर से हार गए थे। और हमने भाजपा के जिम्मेदार लोगों को ये कहा था, सार्वजनिक मंच पर उनका नाम नहीं लेंगे, कहा था कि देखिए अमृतसर से अगर जीतना है तो पगड़धारी सिख को प्रत्याशी बनाइए, अन्यथा हार जाएंगे। और वही हुआ। अमृतसर से इस बार भाजपा ने तरणजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने गुरजीत सिंह औजला को। ये गुरजीत सिंह औजला के साथ एक विशेष बात है, ये निवर्तमान सांसद है। पिछली बार ये सीट अमृतसर जो है कांग्रेस ने जीती थी। और अकाली दल के अनिल जोशी हैं, आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल, धारीवाल नहीं धालीवाल, एल ल मिलता जुलता शब्द धारीवाल भी है ना, वो नहीं है। अब जहां तक चतुष्कोणीय संघर्ष में जीत की बात है, तो हमारी गणना के हिसाब से यहां जीत आम आदमी पार्टी की हो सकती है, बल्कि होगी, और इसके प्रत्याशी कुलदीप सिंह धालीवाल जीतेंगे। ये सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से छीनेगी।
खडूर साहिब की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस और अकाली दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे। हमारी गणना पूरी होने तक तो पार्टियों के अंक काम लिए। अब उसके बाद में लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी के और भाजपा के मनजीत सिंह मन्ना, यहाँ आम आदमी पार्टी के भुल्लर जीतते दिख रहे हैं। वे निकालेंगे ये सीट पार्टी के लिए और यहाँ से आम आदमी पार्टी जीतेगी। पिछली बार कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल मैदान में थे, कांग्रेस जीती थी। इस बार कांग्रेस ये सीट नहीं जीतेगी, हार जाएगी। जालंधर बड़ा रोचक संघर्ष है। कैसे है कि पिछली बार कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी जीते थे यहाँ से। फिर वो जब राहुल गांधी की यात्रा उधर निकली और उसके साथ वे भी दौड़े यात्रा में, तो हुआ ये कि बताते हैं कि उस कारण से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। उपचुनाव हुआ यहाँ तो आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जीते। अब इस बार क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया जालंधर से, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद वे पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए और भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया। हाथों हाथ ही, तुरंत दान महाकल्याण। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा चुनाव में दो जगह से आ रहे थे, एक ही नहीं बल्कि दो जगह से, और पर्दे के पीछे ही गायब हो गए थे, उन्हें बनाया है। अकाली जो है वो उनका प्रत्याशी हमारी गणना तक नहीं आया था, बाद में मैदान में आया है तो पुनरीक्षण में गणना की है। आम आदमी पार्टी से पवन टीनू, तो हमारी गणना ये कह रही है कि सुशील कुमार रिंकू फिर से जीतेंगे। पिछली बार उपचुनाव में जीते आम आदमी पार्टी से, इस बार भारतीय जनता पार्टी से जीतेंगे, लेकिन सीट एक बार फिर अपनी बनाए रखेंगे। होशियारपुर आ जाए तो भाजपा ने यहां एक तरह से चेहरा बदल भी दिया है, दूसरी तरफ से टिकट बदला भी नहीं है, क्योंकि वो परिवार में रहा। पहले सोम प्रकाश यहां से सांसद बने 19 में, अब उनकी धर्मपत्नी अनीता सोम प्रकाश को टिकट दिया है, तो परिवार में ही बना रहा है, चेहरा बदला है बस। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल मैदान में है और कांग्रेस और अकालियों के प्रत्याशी यहां से काफी दूर रह रहे हैं। हमारे हिसाब से भाजपा की श्रीमती अनीता सोम प्रकाश ये सीट निकाल लेंगी। कौन सी सीट? होशियारपुर। तो भाजपा को 2 सीटें मिलती दिख रही है पंजाब में, एक तो मिलती दिख रही है वो है जालंधर और दूसरी होशियारपुर। अब देखिए हम बात करते हैं तो हमारे सामने अगली लोकसभा सीट है वो है लुधियाना। और लुधियाना की अगर हम बात करें तो लुधियाना से पिछली बार कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू मैदान में थे। अब रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वे यहाँ से कांग्रेस छोड़ चुके और कांग्रेस छोड़कर वे आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री और देश के लिए शहीद हुए बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं। तो इनके सामने आम आदमी पार्टी के अशोक पंपी पराशर, ये लड़ाइयाँ इन दो में होती दिख रही है। यहाँ कांग्रेस और अकाली इतना जोर नहीं मार रहे हैं, मगर रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ बागी के चक्कर में फंस गए हैं। ये उनके खिलाफ जो है बात जा रही है। खैर जो भी हो, यहाँ आम आदमी पार्टी के अशोक पंपी पराशर जीतते दिख रहे हैं और वे ये सीट निकाल लेंगे। सीट कौन सी है? सीट है लुधियाना। और अब इसके बाद में हम एक सीट की बात और करेंगे और वो सीट है बठिंडा। बठिंडा से पिछली बार शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जीती थी, प्रकाश सिंह बादल की पुत्र वधू और अकाली दल का एक बड़ा नाम सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी। वे भी इस बार मैदान में। भाजपा से परमल कौर सिद्धू मैदान में, कांग्रेस से जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू मैदान में है और आम आदमी पार्टी गुरमीत सिंह खुड़िया मैदान में। अब जहां तक बात करें तो गुरमीत सिंह खुड़िया हमारे हिसाब से सीट निकाल लेंगे और ये सीट वे निकाल लेंगे, मतलब अकाली प्रत्याशी परिणीत कौर, हरसिमरत कौर बादल अकाली प्रत्याशी, वे हारती दिख रही है। बड़ी बात है, बड़ा झटका, ये बड़ी खबर बन सकती है पंजाबी राजनीति के लिए।
आखिरी सीट, एक सीट और लेते, आखिरी पटियाला। पटियाला से भाजपा की तरफ से पूर्व कांग्रेसी वर्तमान भाजपाई पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद परनीत कौर मैदान में है। कांग्रेस के डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो 2014 में आम आदमी पार्टी के सांसद बने थे वे मैदान में है। अकाली दल जो है उनकी तरफ से NK शर्मा मैदान में है और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलबीर सिंह मैदान में है। लड़ाई सीधी सी हमें जाती दिख रही है कि डॉक्टर बलबीर सिंह जीतेंगे यहाँ से आम आदमी पार्टी के। और ये भी बड़ी खबर पंजाब की राजनीति के लिए कि परनीत कौर जैसा बड़ा चेहरा यहाँ से चुनाव हारेगा। तो ये जो 13 सीटें, इन 13 सीटों में देखिए ऐसा है कि जो मामला बन पड़ा है कुल मिलाकर अंतिम तौर पर वो ये बन पड़ा है कि 13 में से 9 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 9 बल्कि जीतेगी, और 2 सीटें जीतेगी भाजपा और 2 सीटें जीतेगी कांग्रेस। यानी ये 13 सीटों का हिसाब किताब इस बार रह सकता है। और हमारा हिसाब किताब तो सीधी सी बात है कि आपके साथ रहेगा। तो कब? जब आपकी कृपा मिलेगी। यानी आप इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले एक और वीडियो में ऐसी कुछ रोचक बातों के साथ में कुछ सीटों की चर्चा करेंगे फिर से। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।